घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। रात के सन्नाटे में नींद के ठीक पहले अगर आपके घर का दरवाजा आवाज करने लगे और ये आवाज किसी खटखटाहट की नहीं, जोर जोर से हथौड़ों की आवाज हो, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर जबरन आपके घर में घुसना चाहता है, फिर साए नजर आए जिनकी हाथों में पिस्तौल हो और वर्दी ना हो, यानी उनके माफिया, आतंकवादी या अपराधी होने की ज्यादा आशंका, और फिर आपको गोली मार दी जाए। लोग आपके समर्थन में सड़कों पर उतरे लेकिन न्याय ना मिले, एक अधिकारी को सजा मिले इस बात की कि तुमने पड़ोसियों का जीवन खतरे में क्यों डाला, तो आप क्या कहेंगे? क्या न्याय की दुहाई देंगे? दुहाई दी जा रही है दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देशों में से एक अमेरिका में। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये दुनियादारी है। 6 महीने पहले अमेरिका में एक ऐसा ही केस हुआ। उस रात एक 26 साल की महिला को उसी के घर में 6 गोलियां मारी गई। इस केस पर अब बड़ा फैसला आया है। 3 आरोपी पुलिस वालों में से एक को दोषी करार दिया गया है, लेकिन दोष महिला की हत्या का नहीं है। दोष तय हुआ कि मारी गई महिला के पड़ोसियों की जान खतरे में क्यों डाली गई। इस फैसले से एक बार फिर अमेरिका में दंगा भड़क गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। ये आप बीती है ब्रेओना टेलर की, उम्र 26 साल। अमेरिका में केंटकी नाम का एक राज्य है। इसका सबसे बड़ा शहर है लुइविल। यहीं पर एक छोटे से किराए के घर में अपनी बहन के साथ रहती थी ब्रेओना। वो एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में टेक्नीशियन थी। इमरजेंसी रूम में ब्रेओना की जिंदगी अच्छी चल रही थी। कुछ दिनों पहले उन्होंने कार खरीदी थी। अगला टारगेट था खुद का घर खरीदना। ब्रेओना ने सोचा घर खरीद लें तो अपने बॉयफ्रेंड केनेथ वॉकर के साथ मिलकर परिवार शुरू करें। ब्रेओना और वॉकर ने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। फिर आई 13 मार्च 2020 की तारीख। पिछली 4 रातों से ब्रेओना की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लग रही थी। इस रोज जल्दी छुट्टी मिली तो ब्रेओना ने अपने बॉयफ्रेंड वॉकर के साथ वक्त बिताने का फैसला किया। दोनों ने पहले एक रेस्तरां में डिनर किया, फिर सोचा घर चलकर आराम से कोई फिल्म देखें। आमतौर पर ऐसी किसी डेट के लिए ब्रेओना वॉकर के फ्लैट में जाती थी, इसलिए कि वॉकर अकेले रहते थे। लेकिन उस रोज ब्रेओना का घर खाली था। उनकी बहन शहर के बाहर गई थी। ऐसे में डिनर के बाद वॉकर को साथ लेकर ब्रेओना फ्लैट पर आ गई। दोनों ने टीवी पर फिल्म लगाई। फिल्म देखते देखते ब्रेओना को नींद आ गई। जिस वक्त ब्रेओना की आंख लगी उस वक्त हाथ में पिस्तौल लिए 3 लोग दबे पांव से ब्रेओना के घर की तरफ बढ़ रहे थे। क्यों आगे बढ़ रहे थे? क्योंकि पुलिस को शक था कि ब्रेओना का जो बॉयफ्रेंड है वॉकर, वो ड्रग डीलर है। पुलिस ने सोचा अगर ब्रेओना के घर पर औचक छापा मारा जाए तो शायद कुछ सबूत हाथ लगे। 13 मार्च 2020 को आधी रात ये तीनों पुलिस अधिकारी रेड मारने ब्रेओना के घर पहुंचे। इन अधिकारियों के नाम थे ब्रेट, माइल्स और जोनाथन। इनके पास ब्रेओना के घर की तलाशी का वारंट तो था, लेकिन शरीर पर वर्दी नहीं। न ही इन्होंने ब्रेओना के घर का दरवाजा खटखटाया, सीधे फ्रंट गेट तोड़ने लगे। घर का गेट इस तरह तोड़े जाते देख ब्रेओना और वॉकर डर गए। उन्हें लगा कि कोई गलत इरादे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वॉकर ने हिम्मत जुटाकर पूछा कौन है, लेकिन दरवाजा तोड़ रहे अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। ऐसे में बचाव के लिए वॉकर ने अपनी पिस्तौल निकाली। गेट तोड़कर जैसे ही पहला आदमी घर में घुसा, वॉकर ने गोली चला दी। वॉकर को कैसे पता चलता कि वो पुलिस वाले पर गोली चला रहा है? वॉकर की गोली से एक पुलिस वाला जख्मी हो गया। जवाब में तीनों पुलिस वाले फायरिंग करने लगे। 3 में से एक जो अफसर था ब्रेट, उसने अंधाधुंध गोलियां दागी। घर का ऐसा कोई कमरा नहीं बचा जिसमें फायरिंग के सबूत ना हो। उस रात तीनों अफसरों ने 31 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। इन अफसरों की चलाई 6 गोलियां ब्रेओना को भी लगी। खून से लथपथ ब्रेओना मरने से पहले खूब छटपटाई, अपनी मां को पुकारा, खांसते खांसते बेदम हुई और फिर दम तोड़ दिया। गोली लगने के करीब 6 मिनट बाद तक वो जिंदा थी, लेकिन तीनों पुलिस वालों में से कोई भी उन्हें बचाने के ख्याल से आगे नहीं आया। ब्रेओना टेलर निर्दोष थी। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं, कोई पुराना अपराध नहीं। पुलिस को उनके बॉयफ्रेंड पर ड्रग्स डीलिंग का शक था, लेकिन वॉकर तो कभी कभार ही ब्रेओना के घर आते थे। ऐसे में क्या आधी रात के वक्त इस तरह ब्रेओना के घर में घुस आना सही था? क्या लापरवाही से ताबड़तोड़ गोलियां चलाना सही था? पुलिस पर गोली ब्रेओना ने नहीं, उनके बॉयफ्रेंड ने चलाई। तो भी इस गलतफहमी में कि कोई गलत इरादे से घर में घुस आया, क्या ये गलतफहमी स्वाभाविक नहीं थी? ऐसे कई सवाल इस केस में उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि चमड़ी के रंग को देखकर ट्रिगर दबा क्या? ब्रेओना ब्लैक। रिसर्च बताते हैं
कि अमेरिका का पुलिसिया तंत्र ब्लैक्स के प्रति पूर्वाग्रह से भरा है। ब्लैक कम्युनिटी के लोग अक्सर ही संदिग्ध समझ लिए जाते हैं, उनके साथ डील करते हुए अमानवीयता दिखाई जाती है। जैसे मई 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का केस सामने आया था, हमने दुनियादारी में आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था। पुलिस ने जॉर्ज को संदिग्ध समझकर अरेस्ट करने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिस अफसर ने इतना जोर लगाया कि जॉर्ज का दम घुट गया, वो मर गए। ऐसे और भी कई केस हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिसिया हिंसा का शिकार होने वाले पीड़ित ब्लैक्स हैं। सवाल उठता है कि अगर ब्रेओना ब्लैक न होती तब भी क्या तफ्तीश के दाम पर पुलिस ने वैसी ही लापरवाही दिखाई होती। ब्रेओना टेलर के साथ जैसा सलूक अमेरिका में पुलिस ने किया, वो वहाँ की हिंसा और नस्ली अन्याय का प्रतीक बन गया है। आम लोग तो बोले ही सेलिब्रिटीज भी मुखर हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मिशेल ओबामा ने ब्रेओना का जिक्र किया। सिंगर बियोंसे ने ब्रेओना के केस में शामिल तीनों पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज किए जाने की मांग की। अमेरिका के कई बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने मैच के बाद अपने इंटरव्यूज में बार बार ब्रेओना का नाम लिया। ओपरा विनफ्रे ने अपने शो अपनी ओ मैगजीन के कवर पर ब्रेओना की तस्वीर लगाई। पिछले 20 वर्षों से इस मैगजीन के कवर पर ओपरा के सिवाय किसी और की तस्वीर नहीं लगी थी, लेकिन अब ये हो गया। और इस मुहिम का असर क्या हुआ? जून 2020 में पुलिस महकमे ने तीनों आरोपी अफसरों में से एक डिटेक्टिव ब्रैड को नौकरी से निकाला। उस रात ब्रेओना के घर में सबसे ज्यादा फायरिंग हैनकिंसन ने की थी, ब्रैड ने की थी। इस कार्रवाई की वजह क्या बताई गई? वॉन्टन एंडेंजरमेंट। कानूनी भाषा में इसका मतलब होता है किसी इंसान के जीवन के मोल की अनदेखी करते हुए ऐसी हरकत करना जिसके कारण किसी के मरने या गंभीर रूप से घायल होने का खतरा हो। लेकिन डिटेक्टिव को ब्रेओना की हत्या के लिए निलंबित नहीं किया गया था। उन्हें अंधाधुंध गोलियां चलाकर पड़ोस के घर में रह रहे 3 लोगों की जान खतरे में डालने के चलते नौकरी से निकाला गया। लेकिन ब्लैक कम्युनिटी और एक्टिविस्ट का कहना है कि वारदात में शामिल बाकी दोनों अधिकारियों पर भी केस दर्ज हो और तीनों पर हत्या का मामला चले। इन्हीं मांगों पर 23 सितंबर को अमेरिका से एक बड़ी खबर आई। कंटकी स्टेट की एक ग्रैंड जूरी ने 23 सितंबर को इस केस में अपना पहला फैसला सुनाया। इसमें डिटेक्टिव ब्रैड को दोषी पाया गया। ब्रेओना की हत्या का नहीं, अंधाधुंध फायरिंग करके ब्रेओना के पड़ोसियों की जान जोखिम में डालने का दोषी। इस रात अफसर के साथ 2 और पुलिस अफसर थे। उन पर क्या कहा ग्रैंड जूरी ने? कि कोई केस नहीं बनता। ग्रैंड जूरी के मुताबिक उन दोनों अफसरों ने गोली चलाकर गलती नहीं की, उन पर फायरिंग हुई थी। ऐसे में जवाबी कार्रवाई के लिए गोली चलाना न्याय संगत था। हमने इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि ये ग्रैंड जूरी का फैसला था। ग्रैंड जूरी क्या है? ये मुकदमा चलाने के पहले की व्यवस्था है। इसको समझ लीजिए, एक तरह का पैनल। ये पैनल तय करता है आरोपी के ऊपर मुकदमा चलाए जाने का आधार है या नहीं। ग्रैंड जूरी की कार्रवाई पब्लिक नहीं होती, बस अटॉर्नी जनरल सामने आकर इसके फैसले की जानकारी लोगों को देते हैं। 23 सितंबर की दोपहर जैसे ही ग्रैंड जूरी का फैसला पब्लिक में आया, अमेरिका में हंगामा मच गया। लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए। लुएवल शहर जहां ब्रेओना की हत्या हुई, वहां शाम होते होते दंगा हो गया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने 2 पुलिस अफसरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। हिंसा को देखते हुए लुएवल शहर में रात 9 बजे से सुबह 6:30 बजे तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसके अलावा न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, सैन डिएगो, पोर्टलैंड समेत कई शहरों में प्रदर्शन की खबरें आई। क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी? ये कि ये न्याय नहीं, तमाशा है। तीनों में से एक भी अफसर को ब्रेओना की हत्या का दोषी नहीं माना गया। एक अधिकारी को दोषी ठहराया गया तो पड़ोसियों की जान खतरे में डालने का। ग्रैंड जूरी के फैसले से सबसे ज्यादा दुखी है ब्लैक कम्युनिटी। उनका आरोप है सिस्टम हर तरह से उनके साथ अन्याय करता है। ब्रेओना की हत्या को 200 दिन होने वाले हैं। आज तक किसी को भी उनकी हत्या के लिए अरेस्ट नहीं किया गया। अरेस्ट तो दूर, आरोप तक नहीं लगाए गए। अभी तक ये तक नहीं बताया गया कि ब्रेओना को लगी गोलियां किसकी पिस्तौल से चली। ग्रैंड जूरी के फैसले में भी ब्रेओना की हत्या पर एक भी शब्द नहीं है। अगर कोई भी जुडिशियल सिस्टम इसे न्याय कहता है तो उसे खुद पर तरस खाना चाहिए। ये न्याय नहीं, किसी भोतरे चाकू से थोड़ा थोड़ा काट कर, रत्ती रत्ती छील कर, तड़पाते हुए जगह करने की प्रक्रिया है। ये था आज का दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी दक्षिण कोरिया से। यहाँ एक सरकारी अधिकारी 21 सितंबर से लापता थे। अब इस गुमशुदा शख्स के मर्डर की खबर आई है। दक्षिण कोरिया का यह अधिकारी शायद अपना देश छोड़कर नॉर्थ कोरिया में जाने की कोशिश कर रहा था। नॉर्थ कोरिया सीमा पर उसकी मुलाकात वहां के फिशरीज डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से हुई। दक्षिण कोरियाई नागरिक ने उन्हें बताया कि वो अपना देश छोड़कर यहाँ बसना चाहता है। जवाब में नॉर्थ कोरियन कर्मचारियों ने पहले उसे गोली मारी, फिर उसकी लाश को जला दिया। साउथ कोरिया ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। दूसरी सुर्खी बेलारूस से है। यहाँ राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पहले खुद को चुनाव जितवाया। भ्रष्टाचार करके ऐसे इल्जाम है और अब उसी मनमानी से खुद को राष्ट्रपति पद की शपथ भी दिलवा दी। ये सीक्रेट शपथ ग्रहण हुआ 23 सितंबर को। सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में लुकाशेंको अकेले ही स्टेज पर खड़े होकर शपथ लेते दिख रहे हैं। बेलारूस की जनता ने इस शपथ ग्रहण को खारिज कर दिया।
जनता का कहना है हमने लुकाशेंको को वोट ही नहीं दिया तो वो राष्ट्रपति कैसे बन गया। तीसरी सुर्खी चीन से है। चीन के शिनजियांग प्रांत में करीब 400 यातना शिविर बनाए गए हैं। ये शिविर उइगर समेत कई मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नज़रबंद करने के लिए बनाए गए हैं। इन कैंपों की जानकारी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट नाम के संगठन ने दी है। इस संगठन के मुताबिक 2017 से अब तक इस तरह के 380 शिविर बनाए हैं चीन ने और 14 बनाए जा रहे हैं। ये थी आज की सुर्खियाँ। अब तारीख की बारी। आज तारीख 24 सितंबर है और आज जिक्र जादुई कालीनों की करामतों का होगा। क्या वाकई ऐसी कालीन जिन पर बैठकर आप आसमान के रास्ते मनचाही जगह पर पहुंच सकते हैं? एक कालीन है जिसका आज की तारीख से संबंध है। इसके जरिए इजराइल ने हजारों यहूदियों को रेस्क्यू किया और दुनिया को भनक भी नहीं लगने दी। यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था। ज़्यादातर बसाहट यूरोप में। यहाँ भी ज़्यादातर जगहों में ईसाई आबादी यहूदियों के प्रति असहिष्णु। यहूदियों पर होने वाली ज़्यादतियों का चरम आया दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान। जर्मन तानाशाह हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार शुरू किया। ऐसे में यूरोप के यहूदी ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में पलायन करने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी ये पलायन जारी रहा। पलायन करके आने वाले यहूदियों की सबसे ज़्यादा तादाद पहुंची फिलिस्तीन। यहूदियों का कहना था कि फिलिस्तीन असल में उनके पुरखों का घर है, इसलिए इस मिट्टी पर उनका देश बसना चाहिए। इस पर अरबों की त्योरियां चढ़ने लगी। तनाव बढ़ा तो मसला यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंचा। नवंबर 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अरबों ने यह प्रस्ताव मानने से इनकार किया। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बढ़े तनाव का असर बाकी मुस्लिम देशों में बसे यहूदियों पर पड़ा। ऐसा ही एक देश था यमन। यहाँ सदियों से यहूदी रह रहे थे। फिलिस्तीन पर आए यूएन प्रस्ताव के विरोध में यमन के अंदर दंगे हुए। दंगों में कई यहूदी मारे गए और समूचे यहूदी समुदाय के लिए खतरा पैदा हो गया। इधर ये सब हो रहा था, उधर मई 1948 में इजराइल की स्थापना हो रही थी। इसके पहले प्रधानमंत्री बने डेविड बेन गुरियन। उन्हें पता चला कि यमन के यहूदियों पर जातियां हो रही हैं। उन्होंने इन यहूदियों को बचाने के लिए तैयार करवाया एक सीक्रेट मिशन। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन मैजिक कारपेट। जून 1949 में शुरू हुए इस अभियान के लिए यमन के अदन शहर में कैंप लगाया गया। यमन के यहूदी समुदाय तक बात पहुंचा दी गई कि अगर इजराइल जाना है तो कैंप पहुंचो। रेस्क्यू किए जाने की एक शर्त रखी इजराइल ने कि जो भी इजराइल चलना चाहता है उसे अपना घर बार बेचना होगा, हमेशा के लिए यमन छोड़ना होगा। इस शर्त को मानने के लिए तैयार यमनी यहूदी दूर दूर के हिस्सों से पैदल चलकर अदन पहुंचते। यहाँ कैंप में खड़े इजरायली विमान चुपके से उड़ान भरकर उन्हें इजराइल लाते। यमन से इजराइल की दूरी है तकरीबन 2100 किलोमीटर। दोनों के बीच में सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश हैं। सोचिए, इजराइल को इन्हीं दुश्मनों के हवाई क्षेत्र से होकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना था। इतने खतरों के बावजूद इजराइल ने यह ऑपरेशन चलाया। करीब 380 उड़ानें भरी 45,000 यहूदियों को यमन से इजराइल लाया गया। करीब 15 महीने तक चले इस ऑपरेशन में विमानों की आखिरी खेप 24 सितंबर 1950 को यमन से इजराइल पहुंची। और आपको पता है, इजराइल ने इस ऑपरेशन की भनक भी नहीं लगने दी दुनिया को। कई महीनों बाद जाकर इसकी जानकारी बाहर आई। आज इजराइल इसी ऑपरेशन मैजिक कारपेट की 70वीं सालगिरह मना रहा है। कितना कुछ सीख सकते हैं हम इजराइल से, कितना कुछ नहीं भी सीख सकते हैं इजराइल से। डिपेंड करता है क्या सीखना चाहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सीखना चाहते हैं या फिलिस्तीन में किस तरह से कब्जा बढ़ रहा है ये नहीं सीखना चाहते हैं। ये था तारीख सेगमेंट। अब बारी विश्व कविता की। आज सुनिए चीन के कवि जू लिजी की लिखी एक कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है सिमरन ने। कविता का हिंदी शीर्षक है मशीन भी झपकी ले रही है। कविता सुनिए, जीवन का सम्मान करिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। मशीन भी झपकी ले रही है। सील बंद कारखानों में भरा हुआ है बीमार लोहा। तनख्वाहें छिपी हुई हैं पर्दों के पीछे। उसी तरह जैसे जवान मजदूर अपने प्यार को दफन कर देते हैं अपने दिल में। अभिव्यक्ति के समय के बिना भावनाएं धूल में तब्दील हो जाती हैं। उनके पेट लोहे के बने हैं। सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड जैसे गाढ़े तेजाब से भरे। इससे पहले कि उनके आंसुओं को गिरने का मौका मिले, ये उद्योग उन्हें निगल जाता है। समय बहता रहता है। उनके सिर धुंध में खो जाते हैं। उत्पादन उनकी उम्र खा जाता है। दर्द दिन और रात ओवरटाइम करता है। उनके वक्त से पहले एक सांचा उनके शरीर से चमड़ी अलग कर देता है और एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ा देता है।
इसके बावजूद भी कुछ बच जाते हैं और बाकी बीमारियों की भेंट चढ़ जाते हैं। मैं इस सब के बीच ऊँघता पहरेदारी कर रहा हूँ अपने यौवन के कब्रिस्तान की। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।